नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल तैयारी में बिजी होंगे, लेकिन अब थोड़ा-सा समय कम बचा है, अपनी तैयारी थोड़ी और तेज़ कर दीजिए। और अभी तक मैं यूपी, यूएमएस, एमएसएसओ के लिए 5 भाग डाल चुका हूँ, 5 अलग-अलग पार्ट, तो उसको आप लोग देख लीजिए। बाकी उससे पहले भी ईएसआईसी और एम्स, एमएसएसओ के लिए हमने डाले हुए थे, पेपर्स डिस्कस किए हुए थे, कुछ और कंटेंट डिस्कस किए हुए थे, तो वो आप लोग ज़रूर देख लें। अब फिलहाल जो आपके यूपीएमएस का एक पार्ट है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट, तो उसमें से मैं वो वाला यूनिट इसमें कवर करूँगा। थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का व्यवहार जो है वो उसके सोसाइटी में रह रहे, आसपास रह रहे लोगों के व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। उसके बातचीत के तौर तरीके में, उसके व्यक्तिगत व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, हो सकता है उसके फैमिली का रोल हो सकता है उसके सिबलिंग्स का रोल हो सकता है उसके सोसाइटी के आसपास के लोगों का रोल हो। तो उन्हीं चीज़ों को स्टडी करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट को रखा गया है। एक बेटर केस वर्कर, एक बेटर काउंसलर बनने के लिए आपको ह्यूमन की बिहेवियर और उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें दिया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है। इंट्रोडक्शन मोर और लेस मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड ह्यूमन नीड्स, मतलब क्या क्या मानव होने के नाते ज़रूरतें होती हैं, और जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रूल क्या होता है, ये चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो जो मैंने बताया ना कि क्यों ज़रूरत पड़ती है एक अच्छा काउंसलर बनने के लिए, एक अच्छा सोशल वर्कर बनने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने की। तो हैव नॉलेज ऑफ कॉमन ह्यूमन नीड्स, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी कॉमन ह्यूमन नीड्स की ज़रूरत क्यों होती है, वो आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद में व्यक्तित्व के विकास होने में कौन कौन से फैक्टर्स की, सोशल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कितने फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके विकास को बाधित करते हैं या विकास को अच्छा करते हैं, वो पढ़ने की और समझने की जरूरत है। हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जो अपने आप चीज़ों को जो है गलती करके, गलती को छिपाने की कोशिश करते हैं तरह तरीके माध्यम से, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे डिनायल है, रेशनलाइजेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है, कंपनसेशन है, फैंटेसी है एंड प्रोजेक्शन है। तो ये डिटेल में समझेंगे, और सोशल रोल क्या होता है ये भी समझेंगे। तो in every helping and caring profession, the professional makes an attempt to understand the client and develop a conceptual sketch of the client's personality. This understanding is a prerequisite of effective helping. मतलब जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो आप उसके साथ जब बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान आप जो है ना बहुत सारी एक खाका तैयार कर लेते हैं बातचीत करते करते उसके व्यक्तित्व का, कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। और उस खाका को तैयार करते हुए फिर आप उसके जो है प्रॉब्लम को डील करते हैं, उसके जो भी उसकी कह सकते हो वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, उसको आप नोटिस करते हैं और उसी पे काम करते हैं। टू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ थेरेटिकल नॉलेज इज अवेलेबल टू द case worker in the form of behavioral sciences which deal with the fundamental characteristics of human behavior। तो जो अभी हमने बताया कि ये सारी चीज़ों का स्टडी करते 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 आप एक उस जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आपकी, जो थियरी आपने पढ़ी है, उस चीज़ को आप कोरिलेट कराते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो सुधार करने की आवश्यकता है, वो आप फिर अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। ग्रेस मैथ्यू हैज formulated 5 prepositions that constitute a convenient framework for understanding human behavior. They are follows, जैसे an individual's behavior is conditioned by his or her environment and his or her life experiences। जो थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसके आसपास के लोगों, आसपास के वातावरण का ही, और उसके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, चाहे गुड हुआ चाहे बैड हुआ हो, तो उसके जो है एक्सपीरियंसेस ही उसके व्यवहार को, उसके पर्सनालिटी को फ्रेम करते हैं।
फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज एसेंशियल दैट सर्टेन बेसिक नीड्स मेट, और जो बेसिक नीड है वो बहुत ही जरूरी है उसको मिलना, अगर नहीं मिलता है तो आगे चल के उसकी प्रॉब्लम दिखती है। Emotional needs are real and they cannot be met or removed through intellectual reasoning. Behavior is purposeful and is in response to the individual's physical and emotional needs. Other people's behavior can be understood only in terms of one's own emotional and intellectual comprehension. तो ये ग्रेस मैथ्यू ने दिया है कि ये 5 चीजें हैं जिससे ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ह्यूमन नीड का आप लोगों ने अगर मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी तो बेहतर समझ पाएंगे। तो जो हायरार्की ऑफ नीड्स है मैस्लो की, वो यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले है, सबसे जो नीचे होती है जो पिरामिड है, वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब भूख प्यास, पहले आपका भूख शांत होगा। इसी हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी पे आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का कॉन्सेप्ट रखा गया कि जब बच्चा भूखा आएगा तो उसको पढ़ने की कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी। इसीलिए मिड डे मील का कॉन्सेप्ट रखा गया कि बच्चे का पेट भरा रहेगा तब पढ़ाई में ध्यान रहेगा। पता लगा भूखे पेट उसको कहाँ पढ़ाई ध्यान आएगी। अपने यहाँ एक कहावत भी है अवध में, भूखे भजन न हुए गोपाला, मतलब भूखे पेट भजन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए फिजियोलॉजिकल नीड्स में दिस रिफर्स टू बेसिक नीड्स ऑफ फूड वाटर एंड सेक्स। सेफ्टी नीड्स दूसरा जो हायरार्की में आता है दूसरे चरण पे, वो है सेफ्टी यानी सुरक्षा का भाव, सुरक्षा की जरूरत। दिस रिफर्स टू सेफ्टी फ्रॉम डिजीज पेन फिजिकल डैमेज एंड नेचुरल मैन मेड हजार्ड्स। बिलोंगिंगनेस नीड्स, नीड टू बिलोंग टू अ ग्रुप, एक फिर समूह की जरूरत लगती है आपको। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो आपका रूम हो गया, आपका खाने पीने की व्यवस्था हो गई, ठीक है, उसके बाद में आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया जिस कंपनी में आप काम करते हो। लेकिन आप जब काम करते हो तो डेली आते जाते हो, डेली आते जाते हो, किसी से बात नहीं करते हो। फिर एक टाइम पर लगता है कि आप कोई होना चाहिए जिसके साथ हम कम से कम चाय पीने जा सके, कम से कम कुछ देर बैठ के बातें कर सके। तो दैट इज द नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो नीड टू बिलोंग टू अ ग्रुप, अ नीड टू लव एंड बी लव्ड, कोई हो जो तुम्हें प्यार से तुमको बुलाए और तुम उसको प्यार से बुलाओ और एक अच्छी खासी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। एंड देन स्टीम नीड्स, नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्टेड अप्रिशिएटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय द सिग्निफिकेंट अदर, और दूसरे के द्वारा आपकी तारीफ सुनना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अ नीड टू वर्क फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ। तो ये जो पांचों नीड की हायरार्की है ये मैस्लो की है, और ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके क्रम को भी पूछ लेते हैं। The environment is a factor that needs to be considered with reference to fulfillment of needs। और environment बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में और बाकी उसके पर्सनालिटी को डेवलप होने में। An individual's environment, his or her surroundings, which include the physical setup, the living and non-living things, conditions and circumstances that affect his or her life on way or other। तो मोटा मोटा हम लोग अगर देखेंगे तो द ह्यूमन बिहेवियर इज रिलेटेड बाय द लर्निंग एंड द मैच्योरेशन प्रोसेस। जो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, जो आपके अंदर एक गंभीरता आती है, वो आप डे बाय डे जैसे जैसे नई नई चीजें लर्न करते हैं, नए नए सोसाइटी में जाते हैं, उसी हिसाब से आपके व्यवहार में और आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। द लर्निंग प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय द पीपल हु आर इन अथॉरिटी। कौन कौन आपको सिखाता है? पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, एज वेल एज हु आर इक्वल इन अथॉरिटी, लाइक पीयर ग्रुप में भी आप बहुत कुछ सीखते हो। द प्रोसेस कॉल्ड सोशलाइजेशन refers to the early learning period in which children become aware of the society and their relationship with others through the influence of various socializing agents। तो बहुत सारे सोशलाइजिंग एजेंट्स है, आपका स्कूल भी आपका सोशलाइजिंग एजेंट है, आपका वर्क प्लेस भी आपका सोशलाइजिंग एजेंट है, आपके जो रिचुअल्स प्लेस होते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, यहाँ जब आप जाते हो तो पर्टिकुलर आप सीखते हो कि कैसे कहाँ पे गेस्चर करना है, कहाँ पे हमें सर झुकाना है, कहाँ पे हमें सजदा करना है, कहाँ पे हमें कितने टोन में बात करना है। एक डॉक्टर से जब आप बात करने जाते हो, एक हायर अथॉरिटी से बात करने जाते हो, वहाँ आपकी टोन बदल जाती है। और जब आप सेम टाइम पे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो और पेरेंट्स के साथ जो कोई आया हुआ है गेस्ट आपके घर में, तो उससे बात करते हो तो टोन बदल जाती है। तो ये सब चीजें आपके सोशलाइजेशन की एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको
अनकॉन्शियसली बहुत कुछ सिखा जाती हैं। As far as child is concerned, the family plays a very important role in fulfilling the needs of the child, both physical and psychological. The child's behavior is formed by the way she or he has been groomed during her or his socialization process. Hence, to understand the behavior of a client, one needs to understand his or her socialization patterns. तो सोशलाइजेशन जो है ना, पूरे पूरे जब आप देखते हो कि बच्चा मुश्किल से 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद से मेजरली स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन, लेकिन आफ्टर 6 मंथ वो ज्यादा दिखते हैं। अगर आप उसके आसपास गन रखते हो, खिलौने रखते हो, तो वो उसी तरीके की चीजों में आगे चल के इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर उसके आसपास आप बुक्स रखते हो, उसके आसपास आप पेन रखते हो, भले ही वो फाड़ दे रहा है, तो उसके अंदर जो है ना वो चीजें डेवलप हो जाएंगी आगे चल के, कि उसको बुक से ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, उसको लिखना पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के चीजें आप लोग अपने घर पे भी करके देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जो किसी का व्यवहार होता है वही उसका व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में वो रिफ्लेक्ट करता है। आप मन में बहुत गंदी गंदी सोच रखे हो किसी व्यक्ति के प्रति, और ऊपर से बहुत अच्छा दिखा रहे हो, लेकिन कभी ना कभी वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बिहेवियर इंक्लूड्स थिंकिंग, फीलिंग, स्पीकिंग एंड डूइंग। यानी क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये ओवरऑल बिहेवियर को शेप करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी ग्रोथ इज कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो अब पर्सनालिटी को जो सबसे ज्यादा, आप जब सिगमंड फ्रायड की थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें जो है इड, ईगो और सुपर ईगो को बताया गया है कि ये पर्सनालिटी को फ्रेम करता है। इड को हमने कल भी बताया था, इड कैसा होता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल, ये होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। मतलब ऐसे समझो, बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला बताया जाता है। जब आप मेला जाते थे पहले, छोटे होते थे, और मेले में आपके फादर आपको पसंद का आपके जो है कोई खिलौना नहीं दिलाते थे, तो आप लेट जाते थे उसी जो है धूल में ही, और लेट के रोने लग जाते थे, लोटने लग जाते थे एकदम से। या आपको चॉकलेट नहीं दिलाया, या आप एक और चीज समझिए, जैसे आपके घर कोई रिश्तेदार आता है, तो हमारे यहाँ एक चलन है, रिश्तेदार आता है तो उसको पहले पानी पिलाने के लिए कुछ मीठा दिया जाता है। अब जो छोटा बच्चा होता था पहले, पहले उसको साइड में कर दिया जाता था, समझाया जाता था कि कोई आएगा तो उसके प्लेट से आपको मिठाई नहीं उठाना है। लेकिन जो थोड़े शरारती बच्चे होते थे, वो जाके झपट्टा मार के उठा लेते थे, उनको क्या पता कौन गेस्ट है क्या है। तो वहां पे वो प्लेजर प्रिंसिपल काम कर रहा है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मुझे चाहिए चाहे जैसे। तो वो हो गया इड। ईगो हो जाता है कि वो थोड़ा शर्माता है, उसको लगता है कि मैं उठाऊंगा तो उनको कैसे लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, और ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे व्यवहार पे, वो क्या सोचेंगे। तो ये हो जाता है फिर रियलिटी प्रिंसिपल। और सुपर ईगो जो होता है ये मोरल प्रिंसिपल होता है। ये बहुत हाई लेवल की बात होती है कि अगर हम ऐसा सोच उनसे अगर ऐसा कहेंगे तो हो सकता है बुरा मान जाए, चलो अच्छा उनसे पूछ लेते हैं, नहीं नहीं पूछना चाहिए, ये पूछने का समय सही नहीं होगा। मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जो इंसान सोचने लग जाता है वो सुपर ईगो का लेवल होता है। द स्ट्रक्चर लेस कलेक्शन ऑफ इंटरनल स्टिमुली इज कॉल्ड इड। ये बाकी चीजें इसमें वही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। ईगो भी इसमें दिया हुआ है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, और फैक्टर्स क्या हैं जो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अ वेल बैलेंस पर्सनालिटी मींस फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, बट ओवरऑल द कोर्स ऑफ टाइम वन finds a large number of obstacles to adequate personality development। तो जैसे व्यक्तित्व का विकास एक दिन में नहीं होता है, पूरे पूरे आपके जिंदा रहते आपका व्यक्तित्व अलग अलग टाइम पे फ्रेम होता रहता है ना। तो उसमें क्या है ना कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है बचपने में वो फॉल्टी पेरेंटिंग। अगर आपका लालन पालन आपके जो मम्मी पापा हैं या आपके जो सिबलिंग्स में है या कजन है, उस टाइम आपकी पेरेंटिंग यानी आपका जो देखभाल है वो ठीक से नहीं हुआ है, उसमें फॉल्टी है, तो उसका आपके पूरे लाइफ पे प्रभाव रहता है। क्योंकि बचपने में जो चीज आप सीखते हो वो पूरे जीवन रहता है। इनेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स to fulfill the needs of their children due to lack of material resources, ignorance or lack of parenting skills lead to impaired personality development. Parents sometimes indulge into severe child rearing practices that result into a strenuous relationship between parent and child, resulting into personality malfunctioning। मतलब जब आप देख रहे हैं कि बचपन में अगर बच्चे को आप इग्नोर कर रहे हो,
तो वो इग्नोरेंस लास्ट में एनिमल जैसी मूवी में जो रणबीर कपूर, खैर ये तो एक फिल्म है बट कहीं ना कहीं वो एक जो इग्नोरेंस रहा है बच्चे के प्रति उसके फादर का, वो लास्ट में इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है कि उसके फादर को पता तक नहीं रहता है, वो फाल्टी पेरेंटिंग है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल मुझे समझ में आया इसलिए मैंने बता दिया। मैं ऐसी मूवीज को खैर बहुत कम प्रमोट करता हूँ जो बहुत मार काट की बात करता हूँ। सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, most of the ego functions of growth develop through the process of socialization. Those parents, teachers and elders, यानी जो माता पिता हैं आपके, आपके शिक्षक हैं और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट्स, और ये जो है आपके सबसे प्राथमिक एजेंसी हैं जो आपको सोशलाइज करते हैं। इसीलिए फैमिली को फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड बोला जाता है। पहला स्कूल जो है बच्चे का वो उसकी फैमिली होती है। who have some understanding about children's need are able to rear children in such a way that fosters the operation of ego functions. There are things that child should have and many things that child does not need, and possession of which may have adverse effect. The socialization has to operate within the agenda of legitimate freedom and restraints. तो आपके जो सिबलिंग्स होते थे और आपके जो कजन होते थे या कह सकते हो आपके चाचा ताऊ होते थे, ये आपको बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली सिखा देते थे। ठीक है, तो आपकी कोपिंग स्किल्स कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती थी। हम ये मान के चलते हैं कि जो गांव में बच्चा रहता था पहले, वो जब घर से बाहर निकलता था उसके साथ बहुत सारी घटनाएं होती थी, और उसमें से 10 में से मुश्किल से एक बच्चा होता था जो छोटी छोटी कंप्लेन अपने घर पे करता था और उसके पेरेंट्स जो है आके लड़ने लग जाते थे। लेकिन जो 9 ऐसे चाइल्ड से ऐसे बच्चे थे जो नहीं, उनके पेरेंट्स ना वो घर पे कभी कंप्लेन करते थे ना लड़ने आते थे उनके पेरेंट्स, तो उनकी जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो आज बहुत स्ट्रांग है। मतलब छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आती है तो वो खुद से उससे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे जो कोजी बच्चे रहे हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम से झेल भी नहीं पाते हैं, उसमें पेरेंट्स का मदद लेंगे या कभी कभी आपने देखा होगा वो डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ जल्दी बढ़ जाते हैं। ओवर प्रोटेक्शन वाले बच्चे के साथ भी यही होता है, बहुत ज्यादा मतलब छोटी छोटी चीजों में अपना डिसीजन ना ले पाना, छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पेरेंट्स पे, अपने कजन पे, अपने फादर पे डिपेंड रहना, तो ये सब चीजें जो है उसकी पर्सनालिटी को हैम्पर करती हैं, आगे उसकी डिसीजन मेकिंग को पुअर कर देती हैं। Strong superego, it means a person is guided by certain principles and standards of behavior. If the parents themselves have a very strong superego, then it is easier for children to imitate them and form a strong superego in them. तो जो बहुत हाई सुपरईगो होती है तो वो भी दिक्कत है। बट families will try to include inculcate values in the children by punishment and intimidation, it is likely that the children may accept parental teaching in a superficial way or reject them or develop a superego which is rigid and punitive. तो ये अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सुपर ईगो भी उसकी पर्सनालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सुपर ईगो बैलेंस जो है, और ईगो, सुपर ईगो और ईगो का बैलेंस बहुत ही मायने रखता है। जो मतलब बहुत ज्यादा हाईली मोरल भी नहीं होना है और हाईली रियलिस्टिक भी नहीं होना है। रियलिस्टिक और मोरालिटी के बीच की जो बात है वो है प्रैक्टिकलिटी। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल मीन्स कि बहुत किसी भी चीज की अति बुरी होती है ना, तो गौतम बुद्धा का जो लाइन है ना कि ना लेफ्ट जाओ ना राइट जाओ, बीच में जाओ। ठीक है, तो मध्यम मार्ग बेस्ट है, तो वो हर जगह पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये आपका पर्सनालिटी हो गया। अब डिफेंस मैकेनिज्म पे, डिफेंस मैकेनिज्म लाइफ रिक्वायर्स continuous adjustment to changes in the physical and social environment. Socialization helps us in social adjustment, but adjustment are not easy to achieve. They are complex, complicated and depend on a number of elements. Similar situation demanding adjustment are dealt by different person in different manners. Social adjustment help to fulfill the needs in accordance with the social demands. तो तरह तरह की समस्याएं आती हैं। अब समस्याओं से कैसे आप जूझते हो, ठीक है, आपको हो सकता है किसी की बात बुरी लग जाए। अब किसी की बात बुरी लग जाए तो वहां पे अगर आपकी गलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वहां डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हो, आपको लगता है आपकी गलती नहीं है। या आप मान लिया आपने ऑफिस लेट पहुंचे और आपसे आपका बॉस जो है चिल्ला के बोल पड़ा या आपसे क्वेश्चन करने लग गया, तो वहां पे आप तरह तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हो कि ट्रैफिक बहुत थी, ये था वो था। तो वही चीज है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी अपनी एंजाइटी को, अपनी प्रॉब्लम को छिपाने के लिए, अपनी एंजाइटी को एडजस्ट करने के लिए आप मल्टीपल
वेज को जो है फाइंड करते हो और उन्हीं वेज को जो है डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेंगे ह्यूमन बीइंग्स आर वेरियस यूज वेरियस बिहेवियर्स टू बी एबल टू कोप विद एंजाइटी, यानी एंजाइटी से निकलने के लिए बहुत तरीके के व्यवहार वो करता है, उसी को डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। दीज आर सिंपल कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एट द कॉन्शियस लेवल, और ये आपको पता होता है कि आप कर रहे हो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच आर यूज्ड मोस्टली एट द अनकॉन्शियस लेवल। Some commonly seen behaviors which can also occur in response to anxiety are as follows: swearing, cursing, using abusive language, crying, laughing, etc. तो ये जितना करते हो ना, किसी को गाली देने लग जाना, रोने लग जाना, हंसने लग जाना, कर्स करना, स्वेर करना, ये सब जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। एक्सेसिव ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, किसी की गर्लफ्रेंड चली गई तो दारू पीने लग गए, है ना, तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इंडल्जिंग इन एनी विगोरस फिजिकल एक्टिविटी और स्लीपिंग, talking to others, thinking through the anxiety causing situation, planning action and taking action, तो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म के प्रोसेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। डिनायल इज शिफ्टिंग ऑफ रियलिटी, मतलब जो वास्तविकता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो और कंप्लीटली डिनाई कर दे रहे हो, तो ये भी एक अब इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ आप देख सकते हो। अ पेरेंट रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट हिज और हर चाइल्ड इज मेंटली चैलेंज्ड, it is possible that the ideas which his parents have regarding the problem of mental impairment are such that they cause undue anxiety for the ego, leading to the use of denial as a defense way। इसका जो एग्जांपल है मेरे पास भी था, एक बार क्या कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं, तो एक जो पेरेंट्स आए उनकी जो बच्चे की जो मदर थी वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, सॉरी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, आई थिंक एमबीबीएस थी वो, बट गायनिकोलॉजिस्ट के तौर पे वो काम करती थी, चूंकि उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह लिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने गायनिकोलॉजिस्ट बोला उन्हें। और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, एमडी थे वो, तो वो जो है आए हमारे पास, बट वो साइकियाट्री में नहीं थे, यानी मेंटल हेल्थ में नहीं थे, बट इतना तो पढ़ा होता ही है लोगों ने। उनके बच्चे में था ऑटिज्म, और स्टार्टिंग में 4 साल का 5 साल तक तो ऑटिज्म डायग्नोस कंप्लीटली किया नहीं जाता है ऑन पेपर, बट उसको ये बता दिया जाता है कि ऑटिज्म के लक्षण है, तो उसको लेके उन्हें जो है जो पेरेंट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है या जो उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, अगर स्पीच में भी इम्पेयरमेंट है तो वो चीज़ें बताई जाती है, कोई मेडिसिन नहीं चलाया जाता है अगर थोड़ी बहुत हाइपर एक्टिविटी भी है। तो उन्हें जब हम लोगों ने पूरी चीज़ें बताई तो वो एक्सेप्ट ही ना करें कि नहीं हमारा बच्चा ऑटिज्म का नहीं है, वो अपने से नई नई टेक्निक्स और नए नए वर्ड्स बता रहे थे, तो ये कंप्लीटली डिनायल है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानते हुए भी अनजान बनते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता, तो वो डिनायल हो जाता है। या आपने देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नियर डियर की, वो रोते हुए कहता है नहीं अभी तो हमारे सामने बैठे थे, अभी तो हमसे बात हुई थी, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो वो कंप्लीटली डिनायल का फेज है। इसीलिए वहां पे एक टेक्निक यूज, एक साइकिल यूज होता है डापडा, डिनायल, एंगर और बार्गेनिंग, फिर एक्सेप्टेंस आता है, फिर डिप्रेशन आता है, और मतलब ऐसे एक क्रम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो उसके बाद में ये होता है रेशनलाइजेशन, किसी भी चीज को आप जो है कोई गलती आपने कर दिया, अब उसके 4 और तरीके बता रहे हो, तर्क बता रहे हो, कि नहीं मैं इसलिए ऐसा किया, इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये चीजें हो रही थी, तो वो चीज जो है रैशनलाइजेशन है। डिस्प्लेसमेंट, अपनी गलती दूसरे ऊपर थोप देना, ठीक है। सब्लिमेशन, आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स अनकॉन्शियस प्लेसिंग ऑन सेल्फ इन सिचुएशन अदर, तो ये सब जो है डिफेंस मैकेनिज्म में आएगा। रिग्रेशन, for example, a 6-year-old boy who could speak clearly started blabbering like a 2-year-old baby after the death of his favorite grandmother, तो ये रिग्रेशन यानी वो रिग्रेट करता है। और कंपनसेशन, जब आप कहीं बार्गेन करते हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, प्रॉब्लम से, तो उसको कंपनसेशन बोलते हैं। फैंटेसी आल्सो नोन एज डे ड्रीमिंग, जब आप मतलब दीवा स्वप्न देखते हो कि मैं रातों रात ऐसा हो जाऊंगा, कल हो जाऊंगा, तो ये भी एक जो है फैंटेसी है। प्रोजेक्शन करते हो किसी अपनी गलती को किसी के ऊपर जो है बोलते हो कि उनके वजह से हुआ है ना, तो ये प्रोजेक्शन हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रोल, तो सोशल रोल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो इसमें 3 एस्पेक्ट्स में होता है: एक्शन, prescriptions and expectation that govern the actions and relationship, and the evaluation or assessment, which is mainly of the performance tasks. Most of the problems of social functioning are with reference to the role performance. अब रोल परफॉर्मेंस में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, रीजंस फॉर पुअर रोल परफॉर्मेंस क्या हो सकते हैं, नॉन फुलफिलमेंट नीड्स, अगर आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई है तो आप जो आपका एज सन, एज फादर, एज मदर जो आपके रोल है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशंस, फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, लैक ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेज, mental and physical disabilities, lack of preparation for role performance, the occurrence of conflict between two roles। तो ये रोल्स का स्ट्रेन भी आता है, रोल मतलब रोल बर्डन भी आता है। सपोज करो किसी के फादर का डेथ अर्ली एज में हो गया, लगभग 14-15 साल के एज में, और वो अपने घर में सबसे बड़ा है, दो उसकी बहन भी है, भाई भी है, तो वहां पे फिर मदर अगर प्योर हाउस वर्कर है तो वहां पे रोल बर्डन आ जाता है और रोल स्ट्रेन भी आता है कि एक भाई जो 16 साल का है वो पैसा भी कमाने लग गया, वो घर की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है, तो वहां पे रोल परफॉर्मेंस में क्या होता है ना कि बर्डन आ जाता है। एक फादर की तरीके से कभी वो ट्रीट करेगा, कभी एक भाई के ट्रीट तरीके से करेगा, कभी वो अगर कहीं पढ़ने जा रहा है तो वहाँ स्टूडेंट भी है ना, तो वो मल्टीपल रोल प्ले करने लग जाता है। वहाँ पे रोल बर्डन, रोल स्ट्रेन, ये सारी चीजें आती हैं, और उनमें ये फैक्टर्स अगर इश्यूज हैं, मेंटल इलनेस है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो वो प्रॉपर अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। उसके बाद में इसमें सम अप करने के लिए जो है मैं आपको यही बताऊंगा कि सम अप तो मैं अभी कर दे रहा हूँ, बट इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक रह गया है, आई थिंक इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। बहरहाल ये बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है, ई ज्ञान कोश से हमने लिया है। तो इसमें जो साइको सोशल स्टेजेस हैं पर्सनालिटी के, वो आप लोग जरूर पढ़ना, एरिक एरिक्सन का, और जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैं कोशिश करूंगा उसको अलग से ऐड करूं, इसमें इन्होंने दिया नहीं है क्योंकि मुझे लगता है पर्टिकुलर एमएसडब्ल्यू के एक सेमेस्टर का है, इसलिए इन्होंने वो सब चीज़ें नहीं ऐड किया है। तो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में जो जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है: साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एरिक एरिक्सन, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्रायड, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। बाकी और भी चीजें हैं तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट।